नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के इस लेक्चर में हम लोग 2006 में विज्ञापित खंड शिक्षा अधिकारी जिसका एग्जाम कब हुआ था, 25 मई 2008 को हुआ था, उसका ओरिजिनल पेपर जो वास्तविक पेपर है उसको हल करेंगे। उसमें जो क्वेश्चंस अब प्रासंगिक हैं केवल उन्हीं को देखेंगे, जैसे करंट अफेयर्स, और बाकी चीजों को हम उसमें एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि उनका अब महत्व नहीं रह गया है। और क्वेश्चंस जो आज के सिनेरियो में जो उसका सही आंसर होना चाहिए उसको देखेंगे। तो ये महज क्वेश्चन आंसर को हल करने की प्रक्रिया नहीं है, इसमें हम लोग जो है पूरी व्याख्या के साथ हर प्रश्न को हल करेंगे। उस प्रश्न से संबंधित जो सारी बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको जाननी चाहिए क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में जो हेल्पफुल है उसको देखेंगे। तो निश्चित रूप से ये वीडियो लंबा होगा, इसलिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। और आप पूरे पेपर को जो है अगर देखेंगे तो आपको काफी सारी जो है नई चीजें पता चलेंगी जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आप एक पैटर्न का भी एनालिसिस कर सकेंगे कि किस तरह से तब क्वेश्चंस आए थे। हालांकि अब जो है पैटर्न में काफी बदलाव आ चुका है, लेकिन फिर भी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, आप जो है इसको पूरा देखें। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डेमो टेस्ट को हमारे डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको प्रोवाइड कराया गया है, तो आप वहां से कर सकते हैं, या आप इस नंबर पर 9506742546 पर जो है कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी डेमो टेस्ट की पीडीएफ मांग सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज में जो है कुल 15 टेस्ट हैं, जिसमें से 11 टेस्ट जो है फुल सिलेबस पर बेस्ड है और 4 करंट अफेयर्स के हैं। जिस तरह से आप अभी आगे प्रश्नों को देखने जा रहे हैं उसी तरह से हम हर प्रश्न की व्याख्या लिखते हैं उसमें, जिससे आपको प्रश्न उत्तर के साथ साथ नोट्स भी प्राप्त हो सके। और ये जो टेस्ट का प्रोग्राम है जिसको हम क्रैश कोर्स कहते हैं, तो ये कम समय में पूरे सिलेबस को कवर करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसलिए अगर आपने अभी तक पढ़ाई ना की हो या आप इस असमंजस में हो कि पूरे सिलेबस को इतने कम समय में कैसे कवर किया जाए, तो आप निश्चित रूप से इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। आपकी जो भी शंकाएं हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं क्वेरीज, वो इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, आप इसको जो है एक क्विज की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने आंसर्स को स्वयं लिखिए और जब मैं आंसर बताऊं तो उससे जो है आप मिलान कर सकते हैं। कहीं पर यदि किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आंसर में डिफरेंस है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम उसको जो है सॉर्ट आउट करेंगे, आपकी जो क्वेरी है उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, यानी भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था। तो आपने से अधिकांश लोग जानते होंगे कि विनोबा भावे जो थे, इन्होंने भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, जिसमें से इन्होंने जो है पहल शुरू की थी कि जो है जो भूस्वामी थे जिनके पास काफी जमीनें थी उनसे भू जो है यानी जमीनें जो है दान में ली जाए। तो विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस आंदोलन का उद्देश्य भूमि का पुनर्वितरण करना था। गांधी के रचनात्मक कार्यों, तकनीकी तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना था। 1955 में भूदान आंदोलन का एक नया स्वरूप आया जिसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ग्राम दान। तो पूरे के पूरे जो है ग्राम को भी दान किया जा सकता था, जिससे जो नीडी लोग थे उस समय के उन तक जो है पहुंचा जा सके। अब अगला प्रश्न, भारत पाक के मध्य शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये जो शिमला समझौता ऐतिहासिक समझौता है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 1972 में जो है इस पे हस्ताक्षर हुए थे। अब इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हम जानते हैं। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता जो एग्जैक्ट डेट है वो क्या है, 2 जुलाई 1972 को। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्हीं के प्रयासों से जो है शिमला समझौता हुआ था। 11 जनवरी 1966 को भारत पाकिस्तान के मध्य जो है ताशकंद समझौता हुआ था। ये सब समझौते जो है फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इनकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ताशकंद समझौता 11 जनवरी 1966। 9 अगस्त 1971 में शांति, मैत्री एवं सहयोग के लिए ऐतिहासिक
भारत और सोवियत संघ में जो है एक समझौता हुआ था। फिर 2 जुलाई 1972, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। और 1975 में भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है फरक्का बैराज समझौता संपन्न हुआ था। तो ये सभी समझौते इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विश्वविद्यालय, सभी यूनिवर्सिटीज दी हुई हैं, इनमें से 1916 में किसकी स्थापना हुई थी? तो ये पूछा गया है। 1916 में इसमें जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की जो है स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में जानते हैं। तो 1916 में BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुई थी। 1913 की शिक्षा संबंधी नीति एवं 1917 के सैडलर आयोग के जो सुझावों के बाद कई सारे विश्वविद्यालय लगातार खुले। तो इनका क्रम भी पूछा जाता है, इनका ईयर भी पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करें तो 1916 में मैसूर यूनिवर्सिटी खुली थी। उसके बाद 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1920 में AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। ये एक वक्तव्य दिया है भारत के एक महान व्यक्तित्व के बारे में। तो ये किससे संबंधित है ये हमको बताना है। उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो अगर आप इन सभी तथ्यों में कुछ नहीं जानते होंगे तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आप जरूर जानते होंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, इसका सही उत्तर क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, हिंदी में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे। 1907 में जब सूरत में फूट पड़ी कांग्रेस में, तो उसमें ये जो है उदारवादियों के नेतृत्व इन्होंने किया था। बनारस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। गोखले को गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु कहा है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और 1915 में जो है गोखले जी का देहांत हो गया था। अगला प्रश्न, ये भी जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। तो नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन का नेतृत्व का भार किन्होंने संभाला था? तो ठीक गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद जो है अब्बास तैयब जी ने जो है नमक सत्याग्रह को आगे बढ़ाया था। अब नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर उसका नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। और नमक सत्याग्रह जो था, जो दांडी मार्च के दौरान किया गया था, ये किसका हिस्सा था? ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, जो 1930 से 31 तक चला। इसके अंतर्गत नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने, डेट क्या है? 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम, जो अहमदाबाद में स्थित था, वहां से 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद से वो चले और दांडी तक, जो नवसारी जिला गुजरात में स्थित है, वहां तक उन्होंने पैदल मार्च किया था। इस दौरान इनको जो है बहुत सारा जो है जनसमूह इनके साथ जुड़ा और कई लोगों ने उनका साथ दिया। फिर 5 अप्रैल 1930 को ये कहां पहुंचे? दांडी पहुंच गए। दांडी यानी गुजरात। दांडी पहुंचकर उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को अपने हाथ से समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। और यही जो पहली घटना थी, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो इसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, इसी में हम थोड़ा सा और देखते हैं कि दांडी मार्च का नेतृत्व कहां कहां किया गया था। तो बंबई के धरसना में सरोजनी नायडू ने, उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत में अब्दुल गफ्फार खां, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर में गैडिनेल्यू ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। 30 जनवरी 2019 को, यानी इससे जुड़ा जो करंट का विषय है वो क्या है? करंट अफेयर्स का। 30 जनवरी 2019 को दांडी गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ करंट का विषय है। आगे चलते हैं। ये 2 सूचियां दी हुई हैं। इसमें एक तरफ अणु दिए हुए हैं, एक तरफ तत्व दिए हुए हैं, कौन किस में पाया जाता है, इसको हमको सुमेलन
करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 जो है किसमें पाया जाता है? कोबाल्ट में। उसके बाद हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, यानी लौह तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और चाल्कोपाइराइट में कार्बन यानी तांबा पाया जाता है। तो ये इसका जो है सही सुमेलन हुआ। ये आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, विटामिन B12 ये कोबाल्ट में होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और चाल्कोपाइराइट में कार्बन कॉपर पाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? तो इसमें से अफगानिस्तान से जो सीमा नहीं बनाते हैं हमको वो जो है देश बताना है। तो अफगानिस्तान से रूस की सीमा नहीं लगती है। आगे देखते हैं, अफगानिस्तान की सीमा निम्नलिखित देशों से लगती है। कौन कौन से देश है जिनसे अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है? तो सबसे पहले पाकिस्तान, तो उसका पड़ोसी है ही है, और भारत है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सभी जो है अफगानिस्तान के सीमावर्ती देश है। लेकिन यहां पर रूस की सीमा उससे नहीं लगती है। अब उज्बेकिस्तान की सीमा जो है ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इससे किससे लगती है? कजाकिस्तान से लगती है, किर्गिस्तान से, तजाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और तुर्कमेनिस्तान से। यहीं पर लाओस की बात कर लेते हैं। तो लाओस की सीमा जो है चीन, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार, इन 4 देशों से लगती है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो निश्चित रूप से आप सभी लोग को पता होगा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। बैकाल झील जो है सबसे गहरी झील है। अब अन्य जो है झीलों के बारे में उनकी विशेषताएं हम देखते हैं। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका लेक है। विश्व की सबसे खारी झील यानी जिसकी जो है सैलिनिटी या लवणता जो है सबसे अधिक है, वो वान झील है जो कि टर्की में है, तुर्की में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, तो दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील है। तो ये जो है ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कई सारे अफ्रीकी देश दिए हैं, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश दिए हैं। इनमें हमको दक्षिण से उत्तर का सही क्रम लगाना है। तो दक्षिण से उत्तर का सही क्रम इसमें क्या हो जाएगा? सबसे नीचे तो दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा, उसके ऊपर हम चलेंगे तो तंजानिया आ जाएगा, फिर नाइजीरिया और फिर अल्जीरिया। तो ये जो है इसका ए ऑप्शन इस प्रकार जो है करेक्ट हो जाएगा। अब हम जो है और कई सारे देशों को एक साथ देखते हैं, नीचे से ऊपर के क्रम में, यानी दक्षिण से उत्तर के क्रम में हम इस तरफ से चलेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका सबसे ज्यादा दक्षिण में है, उसके बाद बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, युगांडा, साउथ सुडान, सुडान, नाइजीरिया और अल्जीरिया। ये जो है नीचे से ऊपर यानी जो है भूमध्य सागर तक जो है जो देशों का इस तरह से क्रम आएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है? तो भील जनजाति कहां पाई जाती है? राजस्थान में, यानी बिल्कुल सही है। संथाल झारखंड में पाई जाती है, निवास करती है। खासी जनजाति जो है सिक्किम में नहीं पाई जाती है। गारो खासी जयंती आपने पहाड़ी का नाम सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट की। तो ये कहां पर खासी पाई जाएगी? ये मेघालय में पाई जाएगी, ना कि सिक्किम में। चौथा ऑप्शन क्या था? टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसमें जो है गलत है। अब हम कुछ जनजातियों के बारे में इसमें देखते हैं। भील राजस्थान, संथाल झारखंड, खासी मेघालय में, टोडा तमिलनाडु, सिंफो जनजाति ये कहां पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। अब लिंबू जनजाति ये सिक्किम में पाई जाती है। चकमा जनजाति असम में पाई जाती है। ओरांग ये त्रिपुरा की जनजाति है और रियांग ये मिजोरम की जनजाति है। तो ये जो है अधिकांश जो है इधर नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां हैं और नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां जो है पेपर में प्रमुखता से पूछी जाती हैं। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए हैं और उसमें कौन कौन से प्रावधान है ये इसमें पूछा गया है। तो एक एक करके हम इसको चेक करते हैं। अनुच्छेद 79 ये संसद के गठन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 226
तो ये इसमें धन विधेयक की परिभाषा नहीं दी गई है। अनुच्छेद 226 क्या है? जो उच्च न्यायालय है उनकी जो रिट निकालने की शक्ति है विभिन्न प्रकार की, वो रिट निकालने की शक्ति जो है अनुच्छेद 226 में दी गई है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में प्रावधान दिया गया है और 124 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। तो 26 में 226 जिसकी हमने बात की, इसमें हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय के रिट निकालने की शक्ति का वर्णन है। अब हम कुछ संबंधित और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है कि धन विधेयक क्या होता है, उसको इसमें परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के बारे में वर्णन है। 112 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है बजट के बारे में प्रावधान है, जो बजट पेश किया जाता है संसद में, लेकिन कहीं पर भी संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट के लिए क्या शब्द उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको जो है हम प्रचलन में जो है बजट कहते हैं। अनुच्छेद 123, इसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जब संसद के सत्र जो है नहीं होते हैं अपने क्रियान्वयन में, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, उसी की शक्ति 123 में वर्णित है। 155 में राज्यपाल की अपॉइंटमेंट कैसे होगा, यानी उसका अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किन किन परिस्थितियों में होती है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किसके विभाजन से संपन्न हुआ था? यानी छत्तीसगढ़ जो है किस राज्य से काट कर नया बनाया गया था? तो छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ था वो मध्य प्रदेश से हुआ था। अब हम यहाँ पर कई सारे राज्यों के निर्माण के बारे में देखेंगे। तो 1 नवंबर वर्ष 2000 को मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में भारत में बना। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से काटकर क्या बना? उत्तराखंड राज्य बनाया गया। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड एक नया राज्य बनाया गया। तो ये सब रिसेंट है। अब राज्यों का निर्माण वर्ष हम देखते हैं शुरुआत में। तो अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो सबसे पहले जो है भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश की रचना हुई थी। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था कब? 1953 में। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। केरल और कर्नाटक एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे 1956 में। नागालैंड, जिसका पुराना नाम नागालैंड था, ये 1962 में जो है एक राज्य के रूप में भारत में स्थापित हुआ। हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1970 में। तो इसका पीसीएस में तो कई बार ये सीक्वेंस पूछा जाता है कि किसके बाद कौन सा राज्य जो है बना था। फिर मेघालय की बात करें तो मेघालय जो है 1971 में जो है एक राज्य के रूप में भारत में हुआ। सिक्किम 1975 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। मिजोरम और अरुणाचल ये एक ही वर्ष बने थे, यानी 1886 में। गोवा एक राज्य के रूप में, क्योंकि इससे पहले ये गोवा पराधीन था, 1987 में भारतीय गणतंत्र में शामिल हुआ। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, तीनों की हमने डेट भी बताई, ये वर्ष 2000 में एक के बाद एक बने थे। तेलंगाना जो रिसेंट में बना है 2014 में। अब यहाँ पर जो है अभी जम्मू कश्मीर का भी जो है पुनर्गठन हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 स्वायत्त क्षेत्र बना दिए गए हैं। तो इस तरह से भारत में वर्तमान में कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर, जिसमें विधानसभा भी है, और लद्दाख जो विधानसभा रहित है, ये भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गए हैं। तो इस तरह से आपको एक ही आंकड़ा याद रखना है कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि अब जो है चीजें बदल रही हैं। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं हम। राष्ट्रपति लोकसभा में किस सीमा तक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि लोकसभा में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय, जिसको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं इंग्लिश में, इनका प्रतिनिधित्व सही नहीं है, तो वो 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक नहीं, 2 तक जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को वहां पर मनोनीत कर सकता है। ये उसको स्पेशल पावर है और ये पावर जो है उसकी
अनुच्छेद 331 में जो है वर्णित है। इससे संबंधित अनुच्छेद भी आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है? तो इसमें जो है जो सरकारिया आयोग की रिपोर्ट थी, ये प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी, केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। वैसे सरकारिया आयोग जो है कई बार गठित हुआ है और कई कई विषयों पे गठित हुआ है अलग अलग, लेकिन यहाँ के संदर्भ में यही सही उत्तर है। तो इस सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्य की स्वायत्तता संबंधी मांगों की सिफारिश करने के लिए हुआ था। केंद्र राज्य संबंधों पर समय समय पर विभिन्न आयोग और समितियों का गठन किया गया है। ये कौन कौन सी समितियां हैं? जैसे राज मन्नार समिति है, बहुत बार पूछी गई है, ये 1969 में बनी थी। सरकारिया आयोग 1983 में, एम पुंछी आयोग ये 2007 में गठित हुआ था। तो ये सभी क्या था, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अपनी सिफारिशें देने के लिए गठित हुए थे। पुंछी आयोग केंद्र राज्य के मतभेदों को दूर करने के लिए 2007 में मदन मोहन पुंछी, एमएम पुंछी इनका जो शॉर्ट में नाम लिखा जाता है, तो मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था। निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वनकी, सोशल फॉरेस्ट्री, जिसको सामाजिक वनकी कहते हैं हिंदी में, ये भारत में और उत्तर प्रदेश में जो है स्कीम चलाई गई थी। किसके रोपण को प्रोत्साहित किया, यानी किस प्रकार के वृक्षों को इसमें प्रोत्साहित किया गया? तो इसमें जो है मल्टीपर्पज यानी बहुपयोगी वृक्षों को, यानी उनसे हमको टिम्बर भी प्राप्त हो सके, उनसे हमको जो है चारा भी मिल सके, इस तरह के वृक्ष जो है जिनका कई तरह से यूज हो सके, उनसे हमसे मेडिसिनल कुछ वैल्यूज उनकी हों। तो सामाजिक वन की कार्यक्रम सबसे पहले तो आपको ईयर याद रखना है, 1976 के तहत ईंधन, चारा, लकड़ी, फलदार पेड़ तथा छोटे वन उत्पादों की पूर्ति करने वाले बहुउपयोगी वृक्षों को लगाने पर इसमें जोर दिया गया था। सामाजिक वन की और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश में कई सारी जो है वनों से संबंधित योजनाएं लागू की गई आज तक जो है, तो उसको हम एक एक करके देखते हैं। सामाजिक वन की योजना 1976, ये हमने यहीं पर देखा। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना, ये मार्च 1998 में लागू की गई थी। हरित पट्टी विकास योजना, तो हरित पट्टी विकास योजना 2012-13 में उत्तर प्रदेश में लागू हुई। ऑपरेशन ग्रीन योजना कई बार पूछा जा चुका है, 2001 में इसका शुभारंभ हुआ था। फिर टोटल फॉरेस्ट कवर योजना, ये 2014-15 में, यानी ये रिसेंट है, इसमें प्रारंभ हुई थी। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित राज्यों को उनमें अनुसूचित जनजातियों की आबादी के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से इसका मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुसूचित जनजाति की आबादी, तो सबसे पहले तमिलनाडु आ जाएगा, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद जो है हिमाचल प्रदेश और उसके बाद केरला। अब इसका जो है पूरा फैक्चुअल इसको देखते हैं। तो अनुसूचित जनजातियों की आबादी का आरोही क्रम जो है जनगणना 2011 के अनुसार क्या है, इसमें जो है शुरुआत से लेते हैं। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, ये टॉप का यानी शीर्ष क्रम हो गया। अब अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता सर्वाधिक कहां पाई जाएगी? पंजाब में। यहां पर प्रतिशतता सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा, यहां आबादी की बात नहीं हो रही है, यानी उनके पंजाब की जनसंख्या में जो प्रतिशतता है वो सर्वाधिक है, 31.9%। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक आबादी किस राज्य में पाई जाती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6% है। अब उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं यहीं पर। तो भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यहां पर ये अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत की बात हो गई। और उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या में है, अगर इसमें अनुसूचित जाति का जो है
प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6%। उत्तर प्रदेश के जालौन और फैजाबाद जिलों में एक भी जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, जो 2011 की जनगणना में दिखाया गया है। अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या कहां पाई जाती है? सोनभद्र में, उसके बाद बलिया और देवरिया। अगर आप पहला भी याद रखते हैं तो सफिशिएंट है। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सोनभद्र जिले में पाई जाती है। न्यूनतम कहां पाई जाती है? बागपत में पाई जाती है, उसके बाद कन्नौज और बदायूं। फिर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की हम बात कर रहे हैं, इसके प्रतिशतता के आधार पर यह भी सोनभद्र है, यानी इसका जो प्रतिशतता है वो भी सोनभद्र में ही है। 20.7% जो है अनुसूचित जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात, जिस तरह से हम जो है सामान्य लिंगानुपात निकालते हैं, लेकिन अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश में? 951 है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया जा सकता है, यानी राज्यसभा जो गठन है उसके बारे में जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 यानी आर्टिकल 80 में दिया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245 है, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। तो क्वेश्चन जिस तरीके से आएगा उस तरीके से आपको जवाब देना होगा। अधिकतम निर्धारित संख्या 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 है। 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। शेष जो है 238 सदस्य जो बचे वो निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि सभी का कोटा है राज्य का। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सदस्य जाते हैं, 31 सांसद राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से जाते हैं। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नामित कर सकता है, जो हमने पीछे पढ़ा। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण को निषेध करता है, यानी वो प्रतिबंधित करता है कि आप बच्चों का शोषण नहीं कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 24 जो है संविधान का, ये बच्चों के शोषण को निषिद्ध करता है, उसको प्रोहिबिट करता है। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण का निषेध करता है। इसमें यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी बालक को कारखानों में नियोजित नहीं किया जा सकता है। अब भारतीय संविधान में कई सारे मूल अधिकार दिए गए हैं, भाग 3 में। तो उसमें से हम जो है सबसे पहले सेगमेंट वाइज कुछ मूल अधिकार जो इंपॉर्टेंट हैं उनके आर्टिकल्स देखते हैं। तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समता, यानी जो है सभी के लिए लॉ जो है एक समान होगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी में भी राज्य जो है प्रतिषेध नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन, यानी जो पब्लिक सर्विसेज हैं, रिक्रूटमेंट जो भर्तियां होती हैं, उसमें सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का यानी इनटचेबिलिटी का जो है अंत करता है, इसको एक अपराध घोषित करता है। अनुच्छेद 18 ये उपाधियों का अंत करता है, जैसे स्वतंत्रता के पूर्व राय बहादुर, राय साहब, इस तरह की जो है उपाधियां जो है अंग्रेजों ने बांटी थी, तो उनको जो है ये प्रतिबंधित करता है कि इस तरह की कोई उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी। अब स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, जिसको हम जो है राइट टू फ्रीडम कहते हैं, ये अनुच्छेद 19, 20, 21 में है। तो अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता यानी आपके जो है बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू स्पीच, और कुछ अधिकार इसमें जो है कई सारे अधिकार इसमें परिभाषित हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी किसी को भी जो है राज्य बिना युक्तियुक्त कारण से जो है उसकी जो है दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता यानी जीवन की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता है।
फिर अगला जो कैटेगरी आती है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है कि मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, यानी मानव को आप जो है दास नहीं बना सकते, उससे जो है बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, उसको अपना गुलाम बनाकर जो है उससे नहीं काम करवा सकते हैं। तो मानव के दुरुपयोग और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है ये अनुच्छेद 24, जो इस प्रश्न में पूछा गया था। कारखानों आदि में बालकों का जो नियोजन है 14 वर्ष से कम आयु में खासकर, या जो है किसी भी खतरनाक उद्योग में उनका नियोजन, ये प्रतिबंधित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी फिश नहीं है? तो फिशेज जो है वास्तविक भी होती हैं, अवास्तविक भी होती है। कई सारे जीव जो हैं जो मछली जैसे दिखते हैं लेकिन वास्तव में वो फिश कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इसमें से हमको बताना है, इसमें से जो फ्लाइंग फिश है यानी बी ऑप्शन आपका जो है ये एक एक्चुअल या ट्रू फिश नहीं है। अब इसको हम अलग अलग समझ लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले हम एक्चुअल या वास्तविक मीन की बात करते हैं, तो इसमें फ्लाइंग फिश आता है, कैट फिश और समुद्री घोड़ा, ये सभी जो क्या है वास्तविक मछलियां हैं। अब अवास्तविक मछलियों की बात करें, कटल फिश, क्रे फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, जेली फिश, हेड फिश, रेजर फिश, इन सभी के नाम के आगे फिश जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन जो है ये पाइसेज जो क्लास है यानी मछलियों का जो वर्ग है उसमें ये नहीं परिभाषित होते हैं। दांत कर्बूरित, अब ये बहुत टफ हिंदी लिखी है, ये इंग्लिश में क्या कहते हैं, दांतों पे जो मॉडलिंग हो जाती है उस पे एक परत सी जम जाती है। ये कब जमती है? जब पेयजल में किसकी मात्रा ज्यादा हो। तो अगर जो है पेयजल में यानी हमारे ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोरीन बहुत ज्यादा है, फ्लोरीन का स्तर जो है ज्यादा है और ऐसा है कि वो प्रदूषण वाले स्तर तक पहुंच गया है, तो उस समय जो है दांतों पर जो है मॉडलिंग हो जाती है। और कुछ जो है टूथपेस्ट जो हम यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड जो है ज्यादा होने से ये समस्या होती है। अब हम एक एक को देखते हैं। क्लोरीन किस काम आता है? ये पानी को साफ करने के लिए जो है, स्वच्छ वाटर को साफ करने के लिए। मरकरी या पारा, ये पारे का अयस्क कीटाणुनाशकों के निर्माण में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। जिंक जो है उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। और लोहे पे जो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जो लोहे पे परत चढ़ाई जाती है उसके लिए प्रयुक्त होता है। जिंक फास्फाइड, ये आपने सुना होगा, ये चूहा मार जो जहर होता है उसमें जो है इसका प्रयोग होता है। सिल्वर आयोडाइड, ये जो है आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। रेडान, ये कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। रेडान जो है ये कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सूर्य की विकिरण ऊर्जा, जो सूर्य की रेडिएशन एनर्जी है, ये कैसे निकलती है या किस किस घटना का परिणाम है? तो सूर्य में लगातार जो है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फिशन की घटना चलती रहती है। हाइड्रोजन हीलियम जो है आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, जिससे अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। उसी के कारण जो है सूर्य की जो है जो रेडिएशन है वो लगातार बनी रहती है। तो इस घटना को न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें दो हल्के नाभिक परस्पर जुड़कर एक भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करते हैं, जो हाइड्रोजन हीलियम का उदाहरण है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा नाभिकीय संलयन का परिणाम है। इसमें हाइड्रोजन हीलियम को रूपांतरित करता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेडिएशन एनर्जी निकलती रहती है। अगला प्रश्न देखिए, जहां विज्ञान और पर्यावरण केंद्र स्थित है वो कौन सा स्थान है? तो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। अब हम और भी कई सारे संस्थान देखेंगे इसके बाद। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र दिल्ली को 2018 के इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास सम्मान से रिहादी में सम्मानित किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी और ये कहां पर है? दिल्ली में। ये आपने जान लिया। आगे चलते हैं, वो कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस कराना पड़ता है? तो ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप लोग जो है प्राय सुनते रहते होंगे। वृक्क या किडनी, हमारी जो किडनियां जो है हमारे रक्त का शोधन नहीं कर पाती हैं, तो ऐसी दशा में जो है आर्टिफिशियली जो है रक्त का शोधन कराया जाता है। उस प्रक्रिया को ही हम डायलिसिस या हिंदी में अपोहन कहते हैं। तो डायलिसिस जो है गुर्दों के फेल होने पर या किडनी के फेल होने पर कराना पड़ता है।
किडनी जो होती है ये एक सेम के आकार का जो इसका स्ट्रक्चर होता है और आकार में भूरे रंग का होता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख सूक्ष्म लंबी व कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन के बारे में प्रश्न भी आया था कि किडनी की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो यूनिट जो है किडनी की नेफ्रॉन ही है। किडनी के मुख्यतः 2 कार्य होते हैं, एक तो उत्सर्जन होता है और दूसरा जो है जो परासरणी दाब जो है नियंत्रित करता है उसका नियंत्रण करना होता है। किडनी शरीर के उत्सर्जी पदार्थों विशेषकर यूरिया को बाहर निकालने का कार्य करती है और किडनी में जो स्टोन है जो आजकल बहुत कॉमन है, ये यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट जैसे रसायनों के कारण जो है बनता है। राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहां पर स्थित है ये बताना है आपको। तो राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान पुणे में स्थित है। यहीं पर जो है राष्ट्रीय जो है विषाणु केंद्र भी है पुणे में ही। तो ये महाराष्ट्र के पुणे में है राष्ट्रीय संस्थान। अब एक है आगरकर शोध संस्थान, ये भी पुणे में है। अब हम सारे जो है जितने नेशनल लेवल के जो है चिकित्सा क्षेत्र से विशेषकर रिसर्च में जुड़े इंस्टीट्यूट हैं उनके इस प्लेसेस देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी ये कहां पर है, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहां पर स्थापित है, जयपुर में। राष्ट्रीय सिद्ध अनुसंधान, सिद्ध आप जानते हैं एक चिकित्सा पद्धति है, ये कहां पर है, चेन्नई में है, जिसको अभी आयुष में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय यूनानी बंगलुरु में है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ये कहां पर है, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरल थेरेपी जो है ये कहां पर है, पुणे में है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कोलकाता में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ये नई दिल्ली में है। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज ये कहां पर है, कोलकाता में। तो ये सभी प्रमुख इंस्टीट्यूट है। अब यहीं पर जो है हम राष्ट्रीय तो देख ही रहे हैं लखनऊ और उत्तर प्रदेश के भी देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म कहां पर है, मुंबई में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कई बार पूछा गया है, जिसको हम लोग जो है CDRI नाम से जानते हैं, ये कहां पर है, लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट जिसका एक नाम जालमा भी है, तो ये कहां पर है, आगरा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, दोनों भी जो है शुगर से रिलेटेड है। ये लखनऊ में है शुगर केन इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ये विश्व अनुसंधान संस्थान कहां पर है, लखनऊ में है। सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो CMAP है ये लखनऊ में है। इंडियन टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर लखनऊ में। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कानपुर में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी या बीरबल साहनी संस्थान पुरा वनस्पति संस्थान ये भी लखनऊ में ही स्थित है। इसके अलावा CDRI की हमने बात करी ली, लखनऊ में है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन्स लखनऊ में है उत्तर प्रदेश में। इंडियन ग्रॉसलैंड एंड बॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय चारागाह संस्थान ये कहां पर है, झांसी में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कई बार पूछा गया है, इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में। बॉटनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। नेशनल रिसर्च फॉर मीट यानी मांस अनुसंधान केंद्र तो ये कहां पर है, बरेली में है। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स ये कहां पर है, इलाहाबाद में। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, बरेली में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संस्थान थे जिनसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में ये आपको बताना है, 1942 में। और क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने पर ही जो है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा, जिसने कहा कि नए भारतीय संविधान का निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार के हाथों में होगा। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और इसका विरोध किया। गांधी जी ने इस समय इस टर्म का यूज किया था, इसको कहा था पोस्ट डेटेड चेक यानी उत्तर दिनांकित चेक है ये, जिसका भुगतान होगा भी कि नहीं होगा
यानी क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के बारे में कहा उन्होंने। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद अगस्त 1942 में मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वह कौन सा वर्ष था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य स्वीकार किया था। इससे पहले लोग कहते थे नेता की जो है औपनिवेशिक जो है स्वतंत्रता भी मिल जाए तो ठीक है, हम ब्रिटिशर्स का उपनिवेश बन के रह सकते हैं, लेकिन 1929 में जो अधिवेशन हुआ उसमें जो है लाहौर अधिवेशन में ये कहा गया कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हम ब्रिटिशर्स का उपनिवेश बनके उनकी कॉलोनी बनके नहीं रहेंगे। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। इसी अधिवेशन प्रस्ताव पारित करके पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित कर दिया गया। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात के समय रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा फहराया गया, तिरंगा झंडा अपना फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसीलिए 26 जनवरी को जो है यादगार बनाने के लिए उसको आज गणतंत्र दिवस घोषित कर दिया गया है। किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी? तो आमार सोनार बांग्ला गीत जो है स्वदेशी आंदोलन, जो बंग भंग यानी बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, उसके बाद में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था देश में। तो उसी समय जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी और 1906 में रचना की। इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया है 1972 में, यानी वो यहाँ वहां का राष्ट्रगान बन चुका है। कर्जन यानी लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। उसके बाद बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भारत में शुरू हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन लागू हो गया, यहाँ पर 2 तिथियां आपको याद रखनी है जो महत्वपूर्ण है। 19 जुलाई को बंगाल का विभाजन किया जाएगा, ये घोषणा की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद ये प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन जो है हो गया और इसी उसके बाद जो है भारत में इसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। अब इसमें हमारे सामने कई सारे राष्ट्रीय आंदोलन दिए हुए हैं, इसमें हमको बताना है इसका सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम क्या है? सी, इसमें सही आंसर है। खिलाफत आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन आया जो उसी से जुड़ा हुआ है, दोनों 1919 का है। उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929-30 और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं ईयर वाइज, क्योंकि इस तरह के प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं। खिलाफत आंदोलन जो तुर्की में खलीफा के खिलाफ शुरू हुआ था 1919, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा 1929, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये इसका सही कालानुक्रम है। अब बात करते हैं भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा, यानी अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें तो सबसे ज्यादा जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है, इसलिए जो चारों विकल्प आपके सामने थे उसमें से कोई भी सही नहीं है। वर्तमान में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। राजस्थान में प्रमुख रूप से सीसा और चांदी का उत्पादन होता है। अभी चांदी का हम पूरा देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। कर्नाटक में कोलार की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक क्या है? जिसको हम एक बहुपयोगी खनिज है जो आग्नेय और कायांतित चट्टानों में पाया जाता है और जो कोडरमा वन क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक अभ्रक की खानें हैं, इसीलिए इसे अभ्रक की राजधानी भी कहते हैं। अभ्रक जो कच्चा होता है इसका उत्पादन 2017 में जो क्रम रहा है भारतीय राज्यों का, तो टॉप पे आंध्र प्रदेश जो इस प्रश्न का उत्तर है। दूसरे नंबर पर अभ्रक का उत्पादन कहां हुआ? राजस्थान में। और तीसरे नंबर पर झारखंड। तो ये क्रम जो है आपको याद रखना चाहिए। अभ्रक सीट यानी जो है माइका सीट जो है इसका उत्पादन विश्व में भारत प्रथम स्थान पे है, यानी ये कच्चे अभ्रक की बात नहीं हो रही है, यहाँ माइका सीट अभ्रक सीट की बात हो रही है। इसमें भारत प्रथम स्थान पे है और अभ्रक उत्पादन में विश्व में चीन जो है पहले स्थान पर है। यहाँ पर चीन का प्रथम स्थान है।
चांदी की बात हमने की थी, तो चांदी के वर्ल्ड लेवल पर और नेशनल लेवल पर उत्पादन को और भंडारण को देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा चांदी का भंडार राजस्थान में है। जो नवीनतम रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा उत्पादन भी राजस्थान करता है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक करता है। फिर वर्ल्ड लेवल पर यानी ग्लोबल लेवल पर पेरू जो है चांदी का सबसे बड़ा भंडारक है, और ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पे है, रूस इसमें तीसरे नंबर पे। ये हम जो है रिजर्व की बात कर रहे हैं, भंडार की। अब उत्पादन अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है मैक्सिको, उसके बाद पेरू, उसके बाद चीन। तो ये जो है इंपॉर्टेंट डाटा है। आगे देखते हैं, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वो कौन कौन से राज्य हैं? तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे होकर बहती है। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में जो त्र्यंबक पहाड़ी है वहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, और ये प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया की जो है सबसे लंबी नदी है। ये नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से बहती है, और इन प्रदेशों में गोदावरी नदी में जल विवाद भी है। गोदावरी नदी का जल विवाद जो है काफी लंबे समय तक चला, सुप्रीम कोर्ट के उस पर कमेटी भी बनी थी। इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दूधना और सबरी, ये सभी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी कुल लंबाई 258 किलोमीटर है, इसीलिए इसको जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, और यह भारत की सबसे दक्षिणी मुख्य नदी है। यह नदी पाक जल संधि में या पाक स्ट्रेट में गिरती है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये कैसी परियोजना है? लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिसका नाम है कालेश्वर बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ये तेलंगाना राज्य में लागू की गई है, और ये परियोजना जो है तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी पर ही अभी स्थित है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लोग जरूर जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर जो है, ये जो है झांसी और ललितपुर के आसपास स्थित है। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर है। माता टीला बांध की स्थापना 1958 में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से हुआ था, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सहायता से। इस बांध से झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर आदि जिले लाभान्वित होते हैं, यानी बुंदेलखंड जो क्षेत्र है। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ और परियोजनाएं हैं, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिहंद परियोजना की बात करते हैं। रिहंद परियोजना जो है ये कहां पर है? रिहंद नदी पर स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। माता टीला बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है, और ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की परियोजना है। राम गंगा परियोजना, ये राम गंगा नदी पर, इसका नाम ही उसी से रखा गया है, ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है। और शारदा परियोजना जो शारदा नदी पर और गोमती नदी पर जो है मिलाकर बनी हुई है। तो ये बहुउद्देशीय योजना से उत्तर प्रदेश जो है लाभान्वित होता है। अगला प्रश्न, कार्बेट नेशनल पार्क या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसके सबसे करीब रेलवे स्टेशन है रामनगर, उत्तराखंड में। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप जानते होंगे, और इसके सबसे करीब उत्तराखंड में है, और इस उद्यान के निकटतम रेलवे स्टेशन रामनगर है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क में ही जो है रेलवे की लाइन वहां पर समाप्त हो जाती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा है, यानी बंदरगाहों में से कौन भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? यानी भारत से जो लौह अयस्क निर्यात होता है वो किस बंदरगाह के थ्रू सबसे ज्यादा होता है? तो इसमें सब सही ऑप्शन क्या है? मार्मो गोवा। अब हम इस प्रश्न की व्याख्या में भारत के सभी महत्वपूर्ण जो बंदरगाह हैं उनके बारे में जानेंगे। तो मार्मो गोवा बंदरगाह ये दक्षिण गोवा में स्थित है। पहले तो इसकी स्थिति जान लीजिए। इस बंदरगाह से भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है। अब चेन्नई बंदरगाह की बात करते हैं। तो चेन्नई बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है आर्टिफिशियल भी होते हैं और
नेचुरल भी होते हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। एन्नौर ये देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड और निगमित यानी कॉर्पोरेटेड बंदरगाह है, कंप्यूटराइज्ड। कोच्चि केरला में है और ये वेम्बनाड झील पर वहां पर स्थित है, बंदरगाह है। कांडला जो है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय बंदरगाह है, यानी ये ज्वार भाटा पर डिपेंड करता है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन था? कांडला था, इंपॉर्टेंट है, जो कि गुजरात तट पे है। और 4 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है और इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह, याद रखना होगा। फिर विशाखापट्टनम ये प्राकृतिक तथा सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का। हल्दिया बंदरगाह ये हुगली नदी पर स्थित है, यानी कैसा है? नदी बंदरगाह है और ये पश्चिम बंगाल का एकमात्र भू परिबद्ध बंदरगाह। भू परिबद्ध से मतलब जिसके चारों ओर जो है जमीन हो, यानी लैंड लॉक्ड है ये। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एन्नौर चेन्नई में, मुंबई महाराष्ट्र में, ये सभी खुले सागरीय बंदरगाह हैं। अब मंगलुरु की बात करें, ये कर्नाटक में है। भारत का पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र यहाँ पर स्थापित है। कोचीन शिपयार्ड में देश के सबसे बड़े शुष्क डाक यानी बंदरगाह का शिलान्यास अभी हाल ही में किया गया है। अब भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट, इन पे पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो है बंदरगाह किस तट पर स्थित है। तो भारत के पश्चिमी तट पर जो है प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल हो गया, कांडला गुजरात, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसका नाम पुराना क्या था? महासेवा महाराष्ट्र में, मार्मू गोवा ये गोवा में स्थित है, न्यू मंगलौर कर्नाटका में और कोच्चि केरला में। ये कहां पर हो गए? पश्चिमी तट के बंदरगाह हो गए। पूर्वी तट पर प्रमुख बंदरगाह कोलकाता है जो कि पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एन्नौर तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में और तूतीकोरिन ये भी तमिलनाडु में। तो ये सभी जो है बंदरगाहों के बारे में जानकारी हो गई। निम्नलिखित में से किसका अंशदान भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक होता है? यानी प्रश्न पूछने का क्या मतलब है कि भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर, कौन सा क्षेत्र अपना योगदान करता है? तो इन सभी में सेवाएं, जिसको हम सर्विस कहते हैं, सर्विस सेक्टर का जो है सबसे ज्यादा योगदान जो है भारत के घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में होता है। बजट 2019-20 में जो बताया गया है आउटकम, उसके अनुसार आप देख सकते हैं सर्विस सेक्टर यानी सेवा में 54.3% इसका जीडीपी में योगदान है। उसके नीचे आते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और हाँ सेवा क्षेत्र को तृतीय सेक्टर या थर्ड सेक्टर भी कहते हैं। उद्योग क्षेत्र में 29.6% और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं अर्थव्यवस्था का, उसका योगदान कितना है? 16.1%। आगे बढ़ते हैं। नवरत्न का क्या तात्पर्य है? तो आपने निश्चित रूप से सुन रखा होगा कि नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न ये सब क्या है? ये सभी पब्लिक सेक्टर की जो है कंपनियां हैं। तो नवरत्न क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की या पब्लिक सेक्टर के ये 9 उद्योग है जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। अब इनके बारे में जानते हैं। वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई? 14। ये रिसेंट डाटा याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अभी बदला है जल्दी ही। तो अब जो है नवरत्न की संख्या 14 है नवरत्न कंपनियों की। 2 नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों जो है 2019 में इनको महारत्न में जो है दर्जा देके महारत्न में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बाद महारत्न कंपनियों की संख्या अब कितनी हो गई है? 10 हो गई है। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एक परियोजना है जो 5,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकते हैं, इनकी एक सीमा निर्धारित होती है। अतः वर्तमान में भारत में, अब ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको नोट करना चाहिए, 10 महारत्न कंपनियां हैं, 14 नवरत्न कंपनियां हैं और 73 या 73 मिनी रत्न कंपनियां इस समय भारत में मौजूद हैं। लौंग उत्पादन में भारत में प्रधान राज्य इनमें से कौन से हैं? तो लौंग उत्पादन जो है ये सबसे ज्यादा राज्य करते हैं ए वाले यानी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। अब इसमें भी सबसे ज्यादा कौन सा करता है ये आपको पता होना चाहिए।
सबसे ज्यादा भारत में लौंग का उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है, जो रिसेंट जो है हॉर्टिकल्चर का डाटा है उसके अनुसार। प्रधान लौंग उत्पादक राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल है। शीर्ष उत्पादन अब विभिन्न उसमें देख लेते हैं हम। काली मिर्च सबसे ज्यादा केरला में होती है उत्पादन, लौंग का तमिलनाडु, इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में होता है, सुपारी का कर्नाटक में होता है, जीरा जो सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। तो ये मसालों से संबंधित कुछ उत्पादन है। अब सुगंधित एवं औषधीय पादप जिसको हम मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स कहते हैं, इनके उत्पादन में राजस्थान सबसे टॉप पर है, उसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश आता है। सबसे ज्यादा मसाला क्षेत्रफल कहां पर, यानी मसाला क्षेत्रफल यहाँ पर मतलब क्या है कि मसालों की जो खेती होती है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में किस राज्य पे की जाती है। यहाँ तो उत्पादन से संबंध नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से मसाला जो उगाया जाता है, बोया जाता है, वो राजस्थान में है। मसालों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो रिसेंट डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मसाला का उत्पादन होता है। मसाला निर्यात यानी मूल की दृष्टि से सबसे ज्यादा निर्यात जो है किया गया है यूएसए, उसके बाद वियतनाम और उसके बाद चाइना। अब मसाला निर्यात मध के रूप में सबसे ज्यादा मध कौन सा हुआ, मिर्च, पुदीना और जीरा। उसके बाद विश्व में सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन कहां पर होता है, तो हमने भारत में जान लिया कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा भारत में लौंग का उत्पादन होता है। लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए विश्व में सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन, तो जंजीबार द्वीप समूह जो हिंद महासागर में पूर्वी अफ्रीका के पास, मेडागास्कर के पास में ही है, ये जो है यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त जो है हिस्सा है। तो आपको याद रखना है जंजीबार द्वीप समूह जो हिंद महासागर में है, ये सबसे ज्यादा जो है लौंग का उत्पादन करता है विश्व में। अगला प्रश्न, SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, इसमें कौन कौन से देश शामिल है ये आपको बताना है। तो इसका सी ऑप्शन, चीन, रूस, जापान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये 5 देश जो है जो इसमें दिए हैं शामिल हैं। इसके अलावा भी जो है भारत भी इसमें शामिल है, देखते हैं कैसे। तो संघाई सहयोग संगठन जिसको हम SCO कहते हैं, इसकी स्थापना 2001 में बीजिंग में हुई थी। 2019 में संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ रिसेंटली, वो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ है। और 2020 का जो समिट होगा, शिखर सम्मेलन होगा, ये रूस में प्रस्तावित किया गया है। SCO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, बीजिंग चाइना में है। वर्तमान में राशिद अलीमोव जो है SCO के महासचिव हैं। वर्ष 2001 में SCO की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया था, उसको नाम दिया था संघाई 5। अब यही संगठन जो है बाद में SCO बन गया। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद संघाई 5 को SCO का नाम दे दिया गया, यानी जो वर्तमान नाम है इसका वो 2001 में आया, जब इसको SCO कहा गया, संघाई 5 नाम जो है खत्म हो गया। वह 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य देश का दर्जा दिया गया। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये सभी शामिल हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये जो है SCO के पर्यवेक्षक देशों में शामिल है, यानी अभी स्थायी सदस्य नहीं है, ये पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल है। फिलॉसफी ऑफ बम, जिसको आप एक जो पुस्तक कह सकते हैं या एक विवरणिका जो है, एक डॉक्यूमेंट है, इसको किसने लिखा था, तो फिलॉसफी ऑफ बम जो है, बम, ये भगवती चरण बोहरा जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा लिखा गया था। अब क्रांतिकारियों द्वारा बहुत सारी पुस्तकें उस समय लिखी गई, उनके बारे में चर्चा करते हैं। भवानी मंदिर, ये लिखा था वरिंद्र कुमार घोष ने। संजीवनी लिखा था कृष्ण कुमार मित्र ने। वाई सोशलिज्म, ये जयप्रकाश नारायण, जिनको हम जेपी नाम से ज्यादा जानते हैं। भारत माता अजीत सिंह के द्वारा लिखा गया है। काल लिखा गया है परांजय द्वारा। और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लिखे गए हैं। ये सभी भारत में जो है टॉप क्रांतिकारियों में उस समय इनकी गिनती होती थी। खिलाफत आंदोलन जो 1919 में प्रारंभ हुआ था के साथ और कौन सा आंदोलन
आरंभ किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन के साथ ही जो है भारत में असहयोग आंदोलन जो है उसी समय शुरू हुआ था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि ये देखिए 2 बार क्वेश्चन आया लगभग एक ही विषय पर। तो खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा को विरुद्ध किए गए, तुर्की के खलीफा को वहां पर अपदस्थ कर दिया गया था। तो उसके खिलाफ जो है भारत में भी मुसलमानों ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया था, और गांधी जी ने इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस को भी शामिल कर लिया था। यानी खिलाफत आंदोलन का जो है कांग्रेस के द्वारा उस समय पूर्ण समर्थन किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेसी नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया था। इसी के साथ 1920 में असहयोग आंदोलन भी शुरू हो गया था, और इस दौरान अंग्रेजी शासन का बहिष्कार किया गया, खादी चरखे का प्रचार किया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। असहयोग आंदोलन 1920 का नेतृत्व स्वयं महात्मा गांधी जी ने किया था, लेकिन इसका जो अंत हुआ था वो बहुत दुखद था, और भारतीय राजनीति में जो है इसका बहुत व्यापक जो है प्रभाव पड़ा। 5 फरवरी 1922 को आप जानते हैं एक प्रसिद्ध घटना हुई भारतीय इतिहास में, जो असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे क्रांतिकारियों ने चौरी चौरा जो गोरखपुर में है उस पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और आग लगा दी, जिसमें चौकी में उपस्थित सभी जो है पुलिसकर्मी मारे गए। इसी से दुखित होकर, व्यथित होकर महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के नेताओं की बारदौली में एक बैठक बुलाई। उस बैठक में बारदौली प्रस्ताव पारित किया गया, और बारदौली प्रस्ताव क्या था? असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रस्ताव था, जिसको बाद में जो है नेहरू जी ने और जो बाकी समाजवादी नेता थे उन्होंने इसका जो है बहुत विरोध किया था, कि ये कहकर कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है अपने चरम पे था, उस समय गांधी जी को जो है ये आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। अगला प्रश्न, सन्यासी विद्रोह कहां पर भड़का था? यानी सन्यासी विद्रोह का स्थल क्या था? तो सन्यासी विद्रोह जो है बंगाल में जो है भड़का था। ये 1763 से 1800 तक चला हुआ आंदोलन था, जिसमें मजनून शाह के नेतृत्व में बंगाल के किसानों ने राजाओं तथा जमींदारों का विरोध किया था। इस विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में भी मिलता है। आनंद मठ जो पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी की, उसमें जो है इसको प्रमुख रूप से जो है इसका वर्णन किया गया है। अब कुछ और विद्रोह देखते हैं। कूका विद्रोह, ये पंजाब का विद्रोह था जो 1840 से 72 तक चला। इसमें भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका का नेतृत्व था। इसमें चुआर विद्रोह, ये 1766 से 1816 तक चला। ये बंगाल बिहार क्षेत्र में जगन्नाथ में सूखा तथा भू राजस्व की वृद्धि के विरोध में इसमें नेतृत्व दिया था। अगला विद्रोह से ही संबंधित क्वेश्चन है, मुंडा बगावत या मुंडा विद्रोह, इसके नेता कौन थे? तो जानते हैं आप बिरसा मुंडा, जो मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता थे। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 तक चला। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के साथ मुंडा आंदोलन को शुरू किया, और ये राजनीतिक तथा धार्मिक आंदोलन था। इसी तरह के कुछ आंदोलन और देखते हैं। संथाल विद्रोह, ये कान्हू और सिद्धू के नेतृत्व में राजमहल की पहाड़ियों पर 1855 में शुरू किया गया था। खासी विद्रोह, ये खासी जनजाति का विद्रोह था, जिसमें तीरथ सिंह ने जयंतिया पहाड़ी में 1830 में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूंगा? तो ये घोषणा जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और लखनऊ अधिवेशन जो 1916 का है, इसमें जो है अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये भी जो है उल्लेखनीय बिंदु है। 1916 में तिलक तथा एनी बेसेंट ने जो है आयरलैंड में जो क्रांति हुई थी, जिसको होम रूल कहा गया था, उसी की तर्ज पे भारत में भी होम रूल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। तिलक मानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होना चाहिए, ना कि नौकरशाही नहीं। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, इसलिए भी जो है
1916 का लखनऊ अधिवेशन प्रसिद्ध है, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला, बंगाल को विभाजित करने के लिए लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो बंगाल विभाजन निश्चित रूप से आप जानते हैं कि बंगाल उस समय क्रांतिकारियों की जननी भूमि कही जाती थी। जितने भी भारत के, चाहे जतिन दास हो, चाहे जो भी हो, बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, सब जो है बंगाल की भूमि से ही उठ के आ रहे थे और राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल से ही जन्म ले रहा था। तो बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों को निर्बल करने के लिए, उसका निर्बलीकरण करने के लिए कर्जन ने जो है ये विभाजन की जो है नीति अपनाई थी। आगे चलते हैं। सन 1939 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बना था? तो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जो है बने थे जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू जी। और 1939 में स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लुधियाना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी। निम्नांकित में से वो कौन सा व्यक्ति था जिसने 1931 में गुरुवायूर मंदिर, जिसको गुरुवायूर सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, उसमें अछूतों के प्रवेश से संबंधित प्रमाण का नेतृत्व किया था? तो ये जो गुरुवायूर मंदिर आंदोलन था, इसमें जो है उस समय अछूतों के प्रवेश को जो है निषेध किया जाता था, जिसके खिलाफ जो है वहां पर एक बड़ा आंदोलन चलाया गया था। तो फिलहाल इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या है? इसमें जो है के केलप्पन, जिन्होंने आमरण अनशन किया था, और वो आमरण अनशन में बैठ गए थे, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था कि मंदिर में सभी का प्रवेश होना चाहिए, यहाँ पर छूत अछूत जैसी जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जब तक वो मंदिर के दरवाजे पर दलितों के लिए नहीं खुलते, वो अपना आमरण अनशन समाप्त नहीं करके, इसलिए वो आमरण अनशन पर बैठे थे। और ये 1931 में जो है घटना हुई थी केरल के प्रसिद्ध मंदिर में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, गुप्त अभिलेखों में दीनार किसका वाचक है? यानी जो दीनार मुद्रा थी वो किससे संबंधित थी? तो दीनार जो है वो सोने के सिक्कों को कहा जाता था गुप्त अभिलेखों में। अब सिक्कों के बारे में कई सारी चीजें हैं, प्राचीन इतिहास में भी, मध्यकालीन में भी। तो थोड़ी सी जो है हम इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। गुप्त अभिलेखों में दीनार स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ये दो फैक्ट हो गए इंपॉर्टेंट। चांदी के सिक्कों को उस समय रुपयक्का कहा जाता था। रुपयक्का, जो आज का रुपया जो टर्म जो है उसी से लिया हुआ है। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है, एक मतलब इस सिक्कों का अध्ययन एक साइंटिफिक जो है ब्रांच है साइंस की, इसको जो है न्यूमिस्टेटिक्स कहा जाता है। भारतीय मुद्रा शास्त्र यानी इंडियन न्यूमिस्टेटिक्स का जनक जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने किया था? हिंद यवन शासक जो थे, और इन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे। इनमें मिनांडर ने सर्वप्रथम सोने के सिक्कों की शुरुआत की थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड। अब इसके अलावा सबसे ज्यादा मात्रा में शीशे के सिक्के जो है सातवाहन शासकों द्वारा चलवाए गए थे। कुषाण वंश के शासक कुजुल कटफिसेस ने तांबे के सिक्के चलवाए थे। इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं कि तांबे के सिक्के का प्रचलन किसने कराया था, शीशे के सिक्कों का प्रचलन किसने कराया था। और कुषाणों में जो विम कटफिसेस थे, इसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। मोहम्मद गोरी ने भी एक विशेष सिक्का चलवाया था जिस पर एक ओर कलमा खुदा होता था और दूसरी ओर जो है माता लक्ष्मी की आकृति अंकित होती थी। तो ये जो है मोहम्मद गोरी द्वारा चलवाए गए सिक्के पर था। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वो कौन सा स्थान था? तो उत्तर प्रदेश का वो स्थान है कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। हर्षवर्धन जो है शुंग वंश के प्रतापी राजा थे। 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर वो बैठे और बाद में उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की। हर्ष के बारे में जो जानकारी है यानी हर्षवर्धन के बारे में, वो बांसखेड़ा लेख बाणभट्ट रचित हर्ष चरित्र में मिलती है और हेन स्वांग के द्वारा जो विदेशी यात्री था सी यूकी की रचना की गई थी। इन सब में जो है हर्ष के साम्राज्य से संबंधित जानकारियां मिलती हैं।
निम्नांकित शासकों में से आगरा को जिसने राजधानी बनाया वो कौन सा शासक था? तो आगरा को राजधानी भी बनाया, आगरा का निर्माण भी करवाया, वो सिकंदर लोदी था, जो कि लोदी वंश का था। इसने आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप करवाई और गजे सिकंदरी, एक जो है पैमाना था माप का, गजे सिकंदरी, उसका इसी ने प्रचलन कराया। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखी। इसका एक उपनाम था गुलरुखी, उससे कविताएं लिखता था। इसके आदेश पर आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद कराया गया और उस फारसी अनुवाद ग्रंथ का नाम क्या रखा गया? फरहंगे सिकंदरी। ये इंपॉर्टेंट है, फरहंगे सिकंदरी इसका नाम रखा गया। किस व्यक्ति ने कहा था कि हनोज दिल्ली दूरस्थ? आपने प्रसिद्ध जो है कहावत सुनी है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो हनोज दिल्ली दूरस्थ ये किसने कहा था? ये जो है उस समय निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, निजामुद्दीन औलिया द्वारा कहा गया था। और निजामुद्दीन औलिया जो था, जो सूफी संप्रदाय का, ये बाबा फरीद के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली में 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है, जो पूछा भी जा चुका है। इन्हें महबूबे इलाही की उपाधि दी गई थी। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ। अमीर खुसरो जो है इन निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ये सभी इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। निम्नांकित चित्रकारों में से जहांगीर ने जिसे नादिर उस जमा की उपाधि प्रदान की वो कौन था? तो जहांगीर के कार्यकाल में जो है चित्रकारी अपने चरम पर थी और उसके दरबार में कई सारे चित्रकार थे, जिसमें से अबुल हसन को जो है उसने नादिर उस जमा की उपाधि दी थी। और उसी के दरबार में एक थे उस्ताद मंसूर, तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। जहांगीर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकारों में से अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, ये सभी प्रमुख थे। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अकारिया के नेतृत्व में आगरा में चित्रशरण की स्थापना की थी। और अब्दुल समद अकबर के दरबार का एक प्रमुख चित्रकार था, जिन्हें सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। तो ये सभी उपाधियां कभी पूछ ली जाती हैं। सीरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी? अब्दुल समद को, जो अकबर के दरबार का था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शासकों में से जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था वो कौन सा शासक था? तो अभी आपने जो है जिसके चित्रकला के जो है कई सारे वो देखे अच्छी चीजें, तो वही थे ये जहांगीर साहब। जहांगीर ने जो है सिख गुरु अर्जुन देव का जो है सर कलम करवा दिया था। और क्यों सर कलम कराया गया था? क्योंकि अर्जुन देव ने जहांगीर के जो पुत्र था अमीर खुसरो, जिसने विद्रोह कर दिया था, बगावत कर दी थी उसके खिलाफ, उसकी जो है सहायता की थी, उसको आश्रय दिया था। 5वें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धर्मग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था। तो सिखों का जो है जो पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसका संकलन जो है अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। ये 5वें क्रम के थे। और औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में करवा दी थी। निम्नांकित में से जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित एक एक्ट था, उसको किसने हटवाया था, किसने उसको वापस लिया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन को इसीलिए प्रेस का, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि उसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। और लॉर्ड लिटन ने 1878 में जो है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। 1857 के विद्रोह के बाद स्वदेशी समाचार पत्रों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था। इसमें कई सारे प्रावधान थे कि अगर आप कोई भी समाचार पत्र छापते हैं तो उसको इंग्लिश में भी छापना होगा, उसकी एक प्रति पहले जो है एक अंग्रेज अफसर को दिखानी पड़ेगी, वो पढ़ेगा, अगर वो अप्रूव करेगा तभी आपका जो है समाचार पत्र छपेगा। इस तरह के बहुत सारे प्रतिबंध थे। भारत में 17 का विकेंद्रीकरण स्थानीय स्वशासन की स्थापना के बाद ही संभव हुआ, जिसमें लॉर्ड रिपन का अहम योगदान था। तो लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। जो स्वशासन प्रणाली आई
स्थानीय स्वशासन प्रणाली, वो भी लॉर्ड रिपन की ही देन थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जिससे मुद्रास्फीति नापी जाती है यानी इन्फ्लेमेशन नापा जाता है, वो इसमें कौन सा सूचकांक है? तो भारत में जो है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है, जिसको WPI के लोग कहते हैं, उसके द्वारा जो है मुद्रास्फीति नापी जाती है। साथ में ही जो है CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भी जो है इसमें प्रयोग में लाया जाता है। मुद्रास्फीति क्या होती है? इन्फ्लेमेशन, ये वो स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं के मूल्य तो बढ़ते जाते हैं परंतु मुद्रा का मूल्य जो है गिर जाता है। थोक मूल्य सूचकांक, जिसको हम WPI इंडेक्स कहते हैं, इसका संकलन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक स्तर पर किया जाता है। पहले WPI का आधार वर्ष 1993-94 था, उसके बाद 2004 किया गया था, उसके बाद जो है वर्तमान में ये जो है 2011-12 है। तो ये बेस ईयर भी आपको याद रखना होगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI लोगों के प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापता है। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI जो है, इसका आधार वर्ष क्या रख दिया गया है? 2012, और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इस आधार वर्ष को जनवरी 2017 में 2010 से 2012 किया गया था। आगे चलते हैं। संघ के बजट में राजस्व व्यय की यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है केंद्रीय बजट में, उसकी सबसे बड़ी मद प्राय कौन सी होती है? तो अगर उस संदर्भ में जब का ये पेपर था तब देखा जाए तब इसका सही उत्तर क्या होता? ब्याज की अदायगी। लेकिन आज के संदर्भ में यानी 2019-20 जो वित्तीय वर्ष है, उसमें जो राज्यों का हिस्सा दिया गया है, राज्यों का जो बंटवारा किया गया है हिस्से का, वो सबसे बड़ी मद है। इसको हम जो है पूरा कायदे से समझेंगे। तो राज्यों का 2019-20 का जो केंद्रीय बजट था, उसमें अनुदान जो है 23% निर्धारित किया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये राज्यों का योगदान हो गया। दूसरे नंबर पर जो है ब्याजों की अदायगी, जो भी जो ब्याज है उसकी अदायगी, यानी जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ब्याज की अदायगी जो है 18%। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो है यानी केंद्र प्रायोजित योजनाएं 13%, और रक्षा यानी जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उस पर 9%। तो इस तरह से ये जो है मदे हो गई। निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इनमें से जो है बांग्लादेश से सीमावर्ती कौन सा नहीं है? मणिपुर। मणिपुर जो है बांग्लादेश से नहीं मिलता है। अब हम भारत की कई सारे राज्यों की सीमाओं को यही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, अरुणाचल और पश्चिम बंगाल, ये सभी जो है बांग्लादेश से सीमावर्ती हैं। म्यांमार से जो भारत की सीमा जो लगती है वो है नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश की, मणिपुर की और मिजोरम की। ये जो है म्यांमार से लगती सीमा। पाकिस्तान से सीमावर्ती गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, और अब उसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के, लद्दाख भी उसमें शामिल हो गया है। फिर अफगानिस्तान से सीमावर्ती भारत का कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख। भूटान से असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो है सीमावर्ती हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो हड़प्पा संस्कृति जो है बहुत बड़े क्षेत्र में जो है फैली हुई थी। इसकी जो उत्तरी सीमा है ये मांडा से उस समय निर्धारित होती थी। तो मांडा कहां पर है? मांडा जो है वर्तमान जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ये सबसे उत्तरी सीमा हो गई। अब दक्षिणी सीमा ये दैमाबाद नामक जगह है जो गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। पूरब में अगर बात की जाए तो आलमगीरपुर जो वर्तमान मेरठ है, जहां पर हिंडन नदी बहती है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये सबसे पूर्वी सीमा हो गई। और सबसे पश्चिमी जो है सुद कानिडोर, ये दास्क नदी है जो कि दक्षिणी बलूचिस्तान में है। तो ये जो है दक्षिणी सीमा हो गई इसकी। आगे, पवित्र गायत्री मंत्र ये किस वेद में वर्णित है? तो गायत्री मंत्र जो है ये हमारे ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। अब ऋग्वेद से संबंधित सारे तथ्य जानते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन है, जो कि सूर्य की देवता को समर्पित है, यानी सूर्य की उपासना से संबंधित है। ऋग्वेद के ही चतुर्थ मंडल में कृषि के बारे में उल्लेख किया गया है।
ऋग्वेद को पढ़ने वाला या जो उसका पुरोहित होता है उसको क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को तीनों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में चातुर्वर्ण व्यवस्था यानी जो 4 वर्ण की व्यवस्था है उसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं जो यानी जो उसके जो विषय है वो कौन कौन से हैं? ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन या कौशिकी, ये जो है 2 प्रमुख ब्राह्मण हैं ऋग्वेद के। ऋग्वेद काल में गाय को सबसे अधिक मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था और ऋग्वेद में गाय शब्द का 176 बार उल्लेख हुआ है। गाय को अघन्या या अष्टकर्णी नाम से जाना है। अघन्या मतलब जिसकी हत्या ना की जाए, ऐसा जो है पवित्र पशु जिसको मारा ना जाए, वो अघन्या उसको नाम दिया गया था। भारत के संविधान में किसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़े गए थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को अवधारणा जो है ये सोवियत रूसी संघ जो उस समय था उसके संविधान से अपनाया गया था। और मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुल जो फंडामेंटल ड्यूटीज है भारतीय संविधान में वो 11 है। अब ये 11 मैंने यहाँ पर लिख दिए, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। सबसे आखिरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछा जा सकता है। माता पिता या संरक्षक द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा। ये 86वें संविधान संशोधन से 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का क्या आधार होता है? तो इसमें अध्यक्ष पद का जो आरक्षण होता है वो लिंग और जाति के आधार पर किया जाता है। यानी महिलाओं के लिए भी आरक्षण है और जातिगत आरक्षण तो पहले से ही है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ये क्या कहता है? ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। ये कहता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी स्थापना की जाए, यानी पंचायतों को संगठित किया जाए। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 1/3 सीट जो है उनके लिए रिजर्व है, आरक्षित है। और 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है ये 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। अगला प्रश्न, माई कंट्री माई लाइफ, ये एक चर्चित पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भाजपा के वरिष्ठ नेता जो है लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब हम कुछ जो है चर्चित पुस्तकें यहाँ पर देखेंगे सीक्वेंस से। तो मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति, ये किसने लिखी है? राजेश जैन ने। गंगा आवाहन द एपिक टेल ऑफ हिस्टोरिक स्विम, ये अरुण जेटली ने लिखी है। राज टू स्वराज, ये रामचंद्र प्रधान के द्वारा लिखी गई है। द आर्ट ऑफ द डील, ये डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। पाथवेज टू ग्रेटनेस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। गांधी इन चंपारण, ये दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, अमर्त्य सेन की रचना है। द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स, ये उल्लेख एनपी के द्वारा लिखी गई है। एड्स अगेंस्ट ऑड्स पूछी जा चुकी है 2 बार। सानिया मिर्जा की जो है आत्मकथा है। लाइफ ऑन माई टर्म्स, ये शरद पवार के द्वारा लिखी गई है। व्हाट हैपेंड टू नेताजी, ये पुस्तक जो है अनुज धर के द्वारा लिखी गई है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये एक आत्मकथा है जो अनुपम खेर की आत्मकथा है और इनके द्वारा ये लिखी गई है। प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ये नौसेना के पूर्व एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा लिखी गई है। द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, ये पुस्तक मीनाक्षी लेखी और कृष्ण माथुर के द्वारा लिखी गई है। सबका साथ सबका विकास, ये लिखी गई है विजय प्रताप सिंह के द्वारा। हृदय कब विश्राम करता है? तो अगर सामान्यतः आप सोचें तो हृदय कभी भी विश्राम नहीं करता, लगातार धड़कता रहता है। जब तक वो धड़कता है तब तक जो है हम जीवित है। लेकिन इस क्वेश्चन का टेक्निकल आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हृदय भी विश्राम करता है, चाहे वो
जो है सेकंड के 10वें हिस्से के लिए हो, दो धड़कनों के बीच यानी एक डायस्टोल और एक सिस्टोल के बीच की जो गैप होता है जो बहुत ही कम होता है, सेकंड के भी वो कई जो है छोटे भागों में विभाजित होता है, तो दो धड़कनों के बीच जो है हृदय विश्राम करता है, उसी को हृदय का विश्राम कहते हैं। ईसीजी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जिससे हम हृदय गति और उसकी धड़कनों को जो है नापते हैं, देखते हैं कि जो है सिस्टोल डायस्टोल की क्या पोजीशन है। स्टेथोस्कोप क्या होता है, आला होता है, जिससे जो है हृदय और फेफड़े की गति जो है डॉक्टर जो है नापता है। कार्डियोलॉजी किसे कहते हैं, हृदय और हृदय से संबंधित रोगों को अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। विश्राम की अवस्था में वयस्कों के हृदय की धड़कन 7 से 80 बीट पर मिनट होती है। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी है जो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है? तो इस पक्षी का नाम है पेरेग्रिन फाल्कन। ये जो है 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गोता लगा सकता है। बाकी जो ऑप्शन दिए थे, गोल्डन ईगल ये 241 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखता है। गिरी फाल्कन ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखता है। विकिरण चिकित्सा या रेडिएशन थेरेपी, तो रेडिएशन थेरेपी में जो है कोबाल्ट 60 का यूज होता है। इससे उत्सर्जन किसका होता है, यानी कौन सी रेज इससे निकलती हैं, तो इससे जो है गामा रेज का जो है विकिरण निकलता है कोबाल्ट 60 से, और ये जो है कैंसर की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। अब कई सारे जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जिनका प्रयोग चिकित्सा जगत में होता है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। एक बार पीसीएस में मिलान में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आर्सेनिक 74 या 74 ये ट्यूमर की पहचान के लिए प्रयोग होता है। आयोडीन 131 ये आयोडीन ये हमारी थायराइड ग्लैंड जो है इसकी अतिसक्रियता को नापने के लिए। फास्फोरस 32 ये जो ब्लड का कैंसर है जिसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं, इसके लिए इसके इलाज में यूज होता है। सोडियम 24 NO24 भी कहते हैं, ये भी जो है रक्त के विकार और उसके निदान के लिए। गोल्ड 198 जो है सोने का जो है आइसोटोप है रेडियो एक्टिव, ये कैंसर के उपचार में इसका उपयोग होता है। सोडियम 24 ये शरीर में रक्त का प्रवाह कहीं बाधित तो नहीं हो रहा है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई बाधा तो नहीं है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग हमने देख लिया थायराइड के लिए। रेडियो एक्टिव फास्फोरस का उपयोग जो है हड्डी के रोगों के लिए किया जाता है। और रेडियो एक्टिव आयरन ये जो है एनीमिया या जो है अरक्तता जिसे हम कहते हैं उसके लिए यूज होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक में अपने खाते खोल सकता है। तो आप निश्चित रूप से जान गए कि यही कथन गलत है। व्यक्ति जो है रिजर्व बैंक में अपने खाते नहीं खोल सकता है। बाकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय व्यवसायिक बैंक और निजी बैंक सभी में जो है खाते जो है कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो है कार्य क्या क्या है? बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है, और बैंकों की जो क्रेडिट पॉलिसी है, साख नियंत्रण है, उस पर नियंत्रण रखता है। 1 रुपए के सिक्के तथा नोट को छोड़कर ये बाकी जो है मूल्य के नोटों का निर्गमन करता है। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है और धन प्राप्त करना तथा धन का भुगतान करना इसका कार्य है। आरबीआई में व्यक्ति अपने खाते नहीं खोल सकता है, जो हमने डिस्कस कर लिया। निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है? यानी जो यूनियन बजट होता है उसमें कौन सा प्रस्ताव इस तरह का प्रयास किया था? तो कटौती प्रस्ताव जो होता है ये यूनियन बजट से संबंधित एक टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में जानते हैं। और भी प्रस्ताव होते हैं इस तरह के। तो कटौती प्रस्ताव क्या होता है? बजट पारित होने के दौरान संसद सदस्य अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भी ला सकते हैं। विशेषकर जो विपक्ष होता है वो कहता है कि व्यय ज्यादा हो रहा है, इसमें कटौती की जाए, तो एक कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं। इस प्रकार प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? कोई मंत्री है, संघ का या मंत्रिपरिषद है, उसके कार्यों की निंदा करने के लिए या उनकी पॉलिसीज से असहमति व्यक्त करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है विपक्ष द्वारा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, किसी लोक महत्व के विषय पर बोलने के लिए अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति के लिए जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है, मान लीजिए लिखित रूप से पहले हम नहीं दे पाए कि हमको इस विषय पे बोलना, सुबह सुबह कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाती है भारत में,
तो उस विषय पर बोलने के लिए हमको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना पड़ता है। स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व, बहुत ज्यादा जो है हॉट सब्जेक्ट हो गया, देश में कोई ऐसी बात हो गई तो उस पर जो है चर्चा कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है कि सारे कामकाज रोक दिए जाए संसद के, सबसे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, तो इसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। तो दोस्तों, इस मैराथन वीडियो में जो है हमने जितने भी बीईओ के क्वेश्चंस थे 2006 के उसको सॉल्व किया, उससे संबंधित सारे फैक्ट्स को देखा, और ये वीडियो एक ही बार में मैंने बनाया है, काफी मेहनत से बनाया है। तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों से ये कहने का हकदार हूं कि आप जो है इसको अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में या जैसे भी फेसबुक से शेयर करें, उनको भी जो है बताएं, जिससे उन तक भी जो है ये सॉल्व पेपर पहुंच सके और जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो भी पढ़ सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।